हेलो फ्रेंड, टॉपर आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। तो ये रोटेरिया का प्रैक्टिस सेट लिया गया है मेरे भाई। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले आइए आप देख रहे होंगे कि ये प्रारंभिक परीक्षा 2025 यानी 2025 में जो दरोगा का जो वैकेंसी आने वाला है उसी पे बेस्ड ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और दोस्तों ये आपको बता दें कि टोटल 15 मॉडल सेट इसमें दिया गया है। तो आज हम लोग मॉडल सेट नंबर 1 करेंगे। और आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये बताना चाहते हैं कि इसमें इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ 100 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि अगर आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो 100 की जगह 500 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको इसमें कवर होने वाला है। क्योंकि एक क्वेश्चन से इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। सौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? ठीक है। सौनक तथा पैपलाद शाखाएं जो है दोस्तों ये अथर्ववेद से संबंधित है। और अगर हम अथर्ववेद की बात करें तो इसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया है। और इसमें टोटल जो है 731 मंत्र है और 6000 पद इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। और इसी से संबंधित एक बात और ध्यान रखना है कि औषधि का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में ही किया गया है। ठीक है। और अथर्ववेद में सभा एवं समितियों को प्रजापति की 2 पुत्रियां की संज्ञा भी दी जाती है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। अथर्ववेद से संबंधित ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो कह रहे संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया है? तो ये कलहन के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है दोस्तों? कलहन के द्वारा किया गया है। और कलहन की बात अगर हम करें तो इनके द्वारा एक पुस्तक है जिसका नाम है राजतरंगिणी। ठीक है। तो राजतरंगिणी का लेखक कौन है? तो कलहन ही है। अगर हम बात करें दोस्तों चाणक्य की, तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया है। ठीक है। और पाणिनि की बात करें तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है। और जो अगर हम बात करें कि कलहन की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो कलहन के द्वारा क्या लिखा गया है? राजतरंगिणी। और राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसमें किसका वर्णन है? तो कश्मीर का वर्णन किया गया है। ठीक है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, मनके बनाने वाले जो कारखाने हैं मेरे भाई, तो सिंधु घाटी के 2 स्थल से प्राप्त हुआ है। एक तो लोथल और दूसरा चुनहुदड़ो। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ठीक है। तो लोथल और चुनहुदड़ो दोनों से क्या हुआ है? मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। और एक बात और यहाँ से कुछ बात याद रखिएगा, जैसे कहेगा कि अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो अग्निकुंड का प्रमाण लोथल और कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड का कहाँ से मिला है? लोथल और कालीबंगा से। कहेगा कि नर्तकी के कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। मिट्टी के बने हल कहाँ से मिला है? तो बनावली से मिला है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। कह रहा है कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ठीक है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई है? तो स्वतंत्र जो बहमनी साम्राज्य है दोस्तों इसकी स्थापना 1347 ईस्वी में किया गया है। कितना में? 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया है। अगर आपसे पूछता कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना, तो बहमनी साम्राज्य का स्थापना जो है दोस्तों 1336 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य 1336 ईस्वी में जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसका? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया है। और वही 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? देखिए, बार बार आपसे घोड़ा का नाम पूछा जाता है तो घोड़ा का नाम सबको याद हो गया है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है? तो महाराणा प्रताप का जो हाथी का नाम था दोस्तों वो राम प्रसाद है। क्या है? राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है? राम प्रसाद है। घोड़ा का नाम आपको पता होगा कि घोड़ा का नाम चेतक है। घोड़ा का नाम क्या था दोस्तों? चेतक था। ठीक है। महाराणा प्रताप की अगर हम मृत्यु की बात करें मेरे भाई, तो 19 जनवरी जो है 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई है? तो भैरोवाल की अगर हम संधि की बात करें मेरे भाई, तो भैरोवाल की संधि जो है 22 दिसंबर 1846 को कब हुआ है? 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल की संधि हुआ है। और इस संधि में कौन कौन शामिल थे? तो अंग्रेज के साथ जो है अंग्रेज
और सिखों के साथ ये संधि हुआ था। अंग्रेज और सिख के साथ क्या हुआ था, ये संधि देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1911 में दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था। तो कह रहे 1911 के दिल्ली दरबार की जो घोषणा हुआ उसमें से क्या क्या शामिल था। तो अगर हम देखें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। 1911 के जो दिल्ली दरबार का घोषणा हुआ दोस्तों, उसी में क्या हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, बंगाल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाया गया, ये भी सही है। बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था, ये भी सही है। तो इनमें से सभी स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, सही है। यानी कि 1911 के दिल्ली दरबार में ही ये सभी जो है निर्णय लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो सेवा समिति की अगर हम बात करें तो सेवा समिति की जो स्थापना है दोस्तों, वो हृदय नाथ कुंजरू के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, हृदय नाथ कुंजरू के द्वारा किया गया है। यहाँ से समिति से एक क्वेश्चन और याद रखना है आपको कि आत्मीय सभा अगर पूछे, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि आत्मीय सभा का स्थापना कब किया गया है, आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा का स्थापना दोस्तों 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। ठीक है, वही अगर पूछे इंडियन लीग की स्थापना, तो 1875 में इंडियन लीग की स्थापना 1875 में सुशील कुमार घोष के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। यहाँ पे एक देखना है जो कि सुमेलित नहीं है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई, चौसा का युद्ध ये बिल्कुल सही है, 1539 में ही हुआ है। कुलाचल का युद्ध 1741 में ही हुआ है। खुर्दा का युद्ध 1795 में ही हुआ है। देखिए रोहेला का युद्ध जो है, यहाँ पे रोहेला का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। रोहेला का युद्ध 1772 में नहीं बल्कि ये 1774 ईस्वी में हुआ है दोस्तों। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया है। तो ये जेल से संबंधित बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 9 अगस्त 1942 को जब ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है ना, तो उस समय कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ रखा गया था दोस्तों, तो आगा खां पैलेस में रखा गया था। वही राजेंद्र प्रसाद के बारे में बार बार पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में जो है बंद किया गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद किया गया था। ठीक है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में बात करेगा तो बांकुड़ा जेल में बंद किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कस्तूरबा गांधी को कस्तूरबा गांधी को तो आगा खां महल में किया गया था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछेगा तो बांकीपुर जेल में, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पूछेगा तो बांकुड़ा जेल में। ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन हाँ याद रखिए कि ये जो अगर आप पूरा 15 को प्रैक्टिस सेट अगर मेरे थ्रू कर लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और वही सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं मेरे भाई। अब देखिए कह रहा है कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो कंध विद्रोह का संबंध जो है दोस्तों ये कहाँ से है, तो भारत के उड़ीसा राज्य से देखने को मिलता है। और कंध विद्रोह कब हुआ था मेरे भाई, इसको भी ध्यान रखिए। 1837 ईस्वी में कंध विद्रोह हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। और इसके जो नेता थे वो चक्र बिसोई थे। कौन थे, चक्र बिसोई इसके नेता हुआ करते थे। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि चक्र बिसोई जो थे इसके नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों कि शांति निकेतन, चलिए विद्रोह का क्वेश्चन आया है तो यहाँ से कुछ और विद्रोह को भी ध्यान लीजिए। जैसे अगर आपसे पूछेगा कि नील विद्रोह, तो नील विद्रोह जो है 1854 से 62 में हुआ था। ठीक है, वही ताना भगत विद्रोह कहेगा तो 1914 में हुआ है। कोल विद्रोह कहता है तो उसके नेता बुद्धू भगत थे, 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ है। ठीक है, तो इन सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, बार बार क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है। चलिए शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो कह रहा है शांति निकेतन को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो 2023 में दोस्तों शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अभी तक अगर हम बात करें दोस्तों तो 5 से 6 ऐसे विश्व धरोहर स्थल है जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, जो बार बार आपसे पूछा जाता है। तो एक बार हम बोल देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। लाल किला को 2007 में किया गया है, पश्चिमी घाट को 2012 में किया गया है, रानी का बाव है इसको 2014 में शामिल किया गया है, नालंदा विहार है 2016 में किया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है उसको भी 2016 में किया गया, धौलीवीरा है उसको 2021 में किया गया। तो ये सभी के सभी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अभी फिलहाल आपको याद रखना है शांति निकेतन को किस में शामिल किया गया है, 2023 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और लाल किला का याद रखना है 2007 में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारतीय शिल्प परिषद का जो मुख्यालय है मेरे भाई वो कहाँ स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है।
ठीक है, चेन्नई में स्थित है। अब भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और किनके द्वारा किया गया था, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिंग गार्ड एवं बैक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं। तो रिंग गार्ड है, रिंग गार्ड की अगर बात करें या बैक बोर्ड की बात करें तो ये दोनों के दोनों शब्द जो है दोस्तों बास्केटबॉल से किससे संबंधित है, तो बास्केटबॉल से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री के द्वारा रखी गई है। तो ये समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव जो है दोस्तों ये इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया है, इसका नींव रखा गया है। और इसका संचालन जो है दोस्तों DRDO के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, किसके माध्यम से, तो DRDO के माध्यम से किया जाता है। कह रहा है एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन से हैं। तो एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जो जनक हैं दोस्तों वो थॉमस एडिसन को माना जाता है। किनको माना जाता है, थॉमस एडिसन को माना जाता है। ठीक है, वही विलियम हार्वे की अगर हम बात करें दोस्तों तो विलियम हार्वे जो हैं यहाँ से ध्यान रखना है कि विलियम हार्वे किसका, तो देखिए अब अगर आपसे यहाँ से पूछा जाता है कि जैसे कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक सेकेंड, विलियम हार्वे ना है तो ये रक्त परिसंचरण तंत्र की जो है खोज इन्होंने किया है। ठीक है, विलियम हार्वे किसका, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया है। और वही अगर हम बात करें दोस्तों कि रुधिर वर्ग का कौन कहेगा, तो रुधिर वर्ग का अगर कहता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लैंड स्टीनर हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहा है कि विद्युत, गैस और जल आपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता होगा कि प्राथमिक में कौन आता है, द्वितीयक में कौन आता है, तृतीयक में कौन आता है। तो आपको ध्यान रहे कि कृषि, पशुपालन, वन उद्योग हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सभी के सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। वही द्वितीयक में क्या है, तो विद्युत है, गैस है, जल आपूर्ति है, खाद्य प्रसंस्करण है, उद्योग है, ये सभी के सभी द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तृतीयक की अगर हम बात करें तो तृतीयक में व्यापार, होटल, रियल एस्टेट, सार्वजनिक प्रशासन, ये सारे के सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना बिक्के आर राव के द्वारा किस वर्ष किया गया है दोस्तों। तो बिक्के आर राव के द्वारा 1931 में किया गया है। कब किया गया है, 1931 में किया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने किया, और इन्होंने 1931 में जो है राष्ट्रीय आय की गणना किया और इन्होंने 49 रुपया बताया था। ठीक है, कि राष्ट्रीय आय कितना है, 49 रुपया है। और वही अगर हम बात करें, यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना जो है 1867-68 में किया गया था और इन्होंने राष्ट्रीय आय जो है दोस्तों 20 रुपया बताया था। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय कितना बताया गया था, तो 20 रुपया। और वही बीके आर राव के द्वारा जो बताया गया है वो 49 रुपया बताया गया, और इनका जो गणना है ये 1931 में किया गया था। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी का 1867-68 में किया गया है। इस बात को ध्यान रखना है। चलिए, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो पेंशन में जो है 100% नहीं देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विश्व आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है। तो विश्व आर्थिक क्षेत्रों के उद्देश्यों में अगर हम बात करें मेरे भाई, तो जो यहाँ पे आपको दिया गया है कि 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, तो ये इसमें शामिल नहीं है। बाकी सभी के सभी जो है दोस्तों विशेष आर्थिक क्षेत्र में के उद्देश्य में ये क्या है, शामिल है। बाकी अगर हम क्वेश्चन आंसर डी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि किस समिति के निर्धारिता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग के आधार के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये सचिन तेंदुलकर समिति को किया गया है। किसे किया गया है, सचिन तेंदुलकर समिति को किया गया है। ठीक है, एक सेकेंड। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में सुरेश तेंदुलकर समिति को किया गया है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार रूप में किया गया है, तो ये सुरेश तेंदुलकर समिति को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76वें गणतंत्र दिवस जो है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये जो थे दोस्तों ये इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो। कौन है, इंडोनेशिया के ये राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रोबोवो सुबियांतो जो हैं
तो इस समय 2025 के जो है मुख्य अतिथि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में रहे हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों तो इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि के तौर पर ये भाग लिए हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और एक चीज़ यहाँ से ये भी याद रखना है कि 2025 में जो गणतंत्र दिवस बनाया गया है उसका थीम क्या था, तो स्वर्णिम भारतः विरासत और विकास। स्वर्णिम भारतः भारत और विकास था, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास था। ठीक है, याद याद रखना है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कुल भारत कितने पदक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो कितने पदक प्राप्त हुए हैं मेरे भाई, तो 6 पदक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 पदक की अगर हम बात करें तो एक जो है एक पदक किसमें मिला है, तो एक पदक जो है रजत मिला है। ठीक है, और 5 पदक जो है दोस्तों कितना, तो ये कांस्य मिला है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। 5 को कांस्य है और एक रजत है, टोटल मिलाकर के कितने पदक, तो 6 पदक जो है भारत का हाथ लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो राजस्व घाटा जो है दोस्तों कुल जीडीपी का अगर हम बात करें तो 1.8% है। वही राजकोषीय घाटा जीडीपी का पूछेगा तब आपको ध्यान रखना है कि 4.9% आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर राजकोषीय घाटा पूछता है तो ये, और वही राजस्व घाटा पूछता है तो 1.8। इसमें कन्फ्यूजन होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया है। तो मनरेगा हेतु जो है दोस्तों 86,000 करोड़ 86,000 करोड़ रुपये का जो है बजट पारित किया है, किसके द्वारा, मनरेगा के द्वारा। वही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत कहेगा तो इसके लिए कितना है 60,000 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितना, तो 60,000 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो मोहन चरण मांझी जो है दोस्तों ये उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए हैं। यहाँ पे जब चुनाव हुआ मेरे भाई तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के कुल 147 सीटों में कुल 147 सीटों में 78 सीटें जो है किसको प्राप्त हुआ है, तो बीजेपी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी और यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री हुए हैं मोहन चरण मांझी हुए हैं उड़ीसा के, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है मेरे भाई, तो ये बेलारूस में, कहाँ सॉरी कजाकिस्तान में किया गया है। कहाँ, 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो कजाकिस्तान में किया गया है। और एक चीज़ याद रखना है कि एससीओ शिखर सम्मेलन जो है इसका नया जो सदस्य बना है वो कौन बना है, तो बेलारूस बना है। कौन बना है दोस्तों, तो बेलारूस बन गया है। ठीक है, एससीओ का नया सदस्य अगर पूछेगा तो क्या कहेंगे, बेलारूस बना है। एससीओ में वर्तमान में टोटल 10 सदस्य हैं। अभी कितने सदस्य हैं, टोटल 10 सदस्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्न में से रुद्रम वन क्या है। तो रुद्रम वन क्या है दोस्तों, तो ये मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसको डीआरडीओ के द्वारा क्या किया है, निर्माण किया गया। और ये मार कैसे करता है, तो हवा से सतह में मार करेगा। ये कैसे मार करेगा दोस्तों, तो हवा से सतह में मार करेगा। और इसका रेंज की अगर हम बात करें तो 500 मीटर से 15 किलोमीटर तक इसका क्या है, रेंजिंग है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 159 है। कितना है दोस्तों, 159 है। और प्रथम स्थान पर कौन है मेरे भाई, तो प्रथम स्थान पे नॉर्वे है। प्रथम स्थान पे कौन है, तो नॉर्वे है। ठीक है, और डेनमार्क की अगर हम बात करते हैं तो डेनमार्क जो है क्या है, दूसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत कितने स्थान पर, तो 159 स्थान पे है। नॉर्वे प्रथम स्थान पे है, डेनमार्क दूसरे स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। तो 2024 की अगर हम बात करें दोस्तों तो 2024 में भारत में टोटल 5 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। तो इसमें से कौन कौन है, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन। कौन कौन है, तो कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, इन 5 व्यक्तियों को भारत में कुल भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया है। कितने व्यक्तियों, तो टोटल 139 व्यक्तियों को मेरे भाई 2025 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है। और इसमें अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 प्रकार का सम्मान मिलता है, ये आपको पता होगा।
तो 7 जो है दोस्तों 7 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है, और 19 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। और अगर हम बात करें तो 113 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 लोगों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया जाएगा। और टोटल पद्म पुरस्कारों की संख्या पूछेगा तो 139 हो जाएगा, 2025 में मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संवैधानिक हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है? तो ये 25 जून को जो है संवैधानिक हत्या दिवस मनाए जाने के रूप में जो है घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि होपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के जो है मध्य आयोजित किया जाएगा? तो होपेक्स सैन्य अभ्यास जो है किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो भारत और मिस्र के बीच में जो है होपेक्स अभ्यास जो है आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और ये जो अभ्यास है दोस्तों ये वायुसेना का अभ्यास है। किसका है? तो वायुसेना का अभ्यास है। और ये जो है जून 2024 में मिस्र में ये सैन्य अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे हैं 33वां व्यास सम्मान 2024। 33वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये 2024 सूर्यवाला को किया गया है। और इनकी कृति जो है कौन देश को बासी रेणु की डायरी इनका कृति है। इन्हीं के लिए जो है इनको 34वां सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो 34वां सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो सूर्यवाला को किया गया है। इसके पहले 33वां सम्मान मिला था जो कि पुष्पा भारती को मिला था। यादें के लिए मिला था, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो बी पार्ट ऑफ द प्लान के साथ जो है मेरे भाई विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया है। तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया है जिसका थीम क्या था? तो बी पार्ट ऑफ द प्लान, ठीक है। और विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जो है मेरे भाई विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में अवांजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? तो अवांजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग गुजरात के है ये, ठीक है। कहाँ का है? गुजरात का है, जिसको अवांजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग मिला है। कुछ और जीआई टैग की बातें अगर हम कर लें तो याद रखना है, लौंग लता, उत्तर प्रदेश के लौंग लता को जीआई टैग मिला है। पश्मीना शिल्प को जम्मू कश्मीर का पश्मीना शिल्प को मिला है, ठीक है। गोंड पेंटिंग की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का है, जिसको जीआई टैग मिला है। तो इन सभी कुछ बातों को ध्यान रखना है। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 1445 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। क्या कह रहा है? 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 1445 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य जो है दोस्तों इसका संबंध है तमिलनाडु से है। कहाँ से है? तमिलनाडु से है, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों कि 2024 में रामसर सूची में भी इसे शामिल किया गया है। 2024 में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य को क्या किया गया है? तो रामसर साइट्स में इसको शामिल किया गया है, ठीक है। अगर हम वर्तमान में रामसर साइट की बात करें तो टोटल अभी 85 जो है क्या है दोस्तों रामसर साइट की संख्या है, ठीक है। कुल अभी कितना है? 85 है, जिसमें से बिहार का 3 है। बिहार में कितना रामसर साइट है दोस्तों? 3। एक तो हो गया बेगूसराय का कांवर झील, दूसरा है जमुई का नागी पक्षी अभ्यारण्य और तीसरा है नकटी पक्षी अभ्यारण्य, यानी कि कांवर झील, नागी, नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई का। तो ये 3 गो क्या है दोस्तों? बिहार का है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2028 तक दोस्तों प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, चंद्रयान 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कह रहा है कि 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड? तो ओपेनहाइमर है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को अवार्ड किसको मिला है? तो ओपेनहाइमर को मिला है। और निर्देशक की अगर हम बात करें, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की, तो क्रिस्टोफर नोलन है। क्या है? क्रिस्टोफर नोलन जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे मिला है? तो ओपेनहाइमर को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है,
ठीक है। और ये अगर हम बात करें दोस्तों कि 96वां ऑस्कर अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है, तो लॉस एंजिल में। आयोजन कहाँ किया गया है, तो लॉस एंजिल में किया गया है। ठीक है, लॉस एंजिल में। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है दोस्तों कि किस राज्य के द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया है। तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की जो शुरुआत की गई है मेरे दोस्त, वो झारखंड में किया गया है, झारखंड के द्वारा किया गया है। और इसके तहत कहा गया है कि जिनके पति की मृत्यु हो जाती है और उसके मृत्यु के बाद जो महिला विवाह करेंगे, ठीक है, तो उनको 2 लाख रुपए का वित्तीय सहायता जो है उपलब्ध कराया जाएगा। ये झारखंड सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किसके द्वारा, झारखंड के द्वारा किया गया है। अगर कोई महिला विधवा हो गई है और वो विवाह करती है तो उनको 2 लाख रुपया का जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, कि सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं। तो सार्थक खंड वाले शब्द जो हैं दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, तो यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। ठीक है। और अगर हम दूसरा देखें तो इत्यादि सही संधि विच्छेद क्या है, तो इति जोड़ क्या है, इति जोड़ आदि। तो इति जोड़ आदि जो है दोस्तों, इसका क्या है, सही संधि विच्छेद है। ठीक है। अगर हम बात करें कि पाप पुण्य में कौन सा समास है, तो एक बात ध्यान रखना है कि वैसे समास है जिसमें क्या हो, पाप पुण्य, माता पिता, रात दिन, छोटा बड़ा, धनी निर्धन, जिसमें डैश डैश बीच में आता हो, वो सभी के सभी क्या होते हैं दोस्तों, तो वो द्वंद्व समास होते हैं, द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का अर्थ क्या है। तो हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का अर्थ ये है कि काम के लिए समय चाहिए। कोई भी काम के लिए क्या चाहिए दोस्तों, समय चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, काम के लिए समय चाहिए। तो हथेली पर सरसों नहीं जमती का मुहावरे का क्या है, तो काम के लिए समय चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से जो शुद्ध वाक्य है दोस्तों, आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, आपका जो है आपका एक एक वाक्य जो है तुले हुए हैं। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग जापान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर यू रियली डिजायरस विजिटिंग ऑफ जापान। क्या होगा दोस्तों, ऑफ जापान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्यों ऑफ क्यों लगा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, डिजायरस शब्द के साथ जो है ऑफ जो है प्रीपोजिशन लगता ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कि चूज द करेक्ट आंसर इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है भूगोल सीखना कठिन है, भूगोल सीखना क्या है, कठिन है। अब यहाँ पे ये जो वाक्य है दोस्तों, अब सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब होगा प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स होगा। तो सब्जेक्ट के जगह पे हम लोग क्या लेंगे, ज्योग्राफी, है ना। तो ज्योग्राफी, उसके बाद जो, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू क्या, ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। क्या हो जाएगा आंसर, ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, भूगोल सीखना कठिन है, ज्योग्राफी इज डिफ़िकल्ट टू लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। कि अपोजिट वर्ड आपको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गॉर्जियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भव्य, भव्य हो गया। या फिर शानदार की अगर हम बात करें तो शानदार होता है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अब भव्य और शानदार से मिलता जुलता क्या अपोजिट कह रहा है, तो भव्य और शानदार। यहाँ पे प्लेन है, प्लेन का मतलब क्या होता है, साधारण, प्लेन का मतलब होता है साधारण। तो अब देखिए एक है भव्य शानदार, एक है साधारण, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये कौन सा एक्ट हो, तो भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 को ही क्या कहा जाता है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसी अधिनियम के तहत जो दोस्तों क्या होता था, हो गया था कि भारत का शासन को जो है कंपनी अपने अंतर्गत ले लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, याद रखना है। कहेगा मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.बी. कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जे.बी. कृपलानी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो न्याय के तत्व है दोस्तों, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो रूसी क्रांति से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो रूसी क्रांति से लिया गया है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। एक सेकेंड, कहाँ से लिया गया है? तो ये रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है। न्याय शब्द का तत्व जो है रूसी क्रांति। और एक बात ध्यान रखना है, रूस का क्रांति हुआ था कब? तो 1917 में रूस का क्रांति हुआ था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, और संविधान में क्या क्या न्याय की बात की गई है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, यानी कि 3 तरह के न्याय की बात कहा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। इस बात को भी ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो देखिए अनुच्छेद 20 के 3 की अगर हम बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 20 के 3 में ये बात कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 20 सही आंसर हो जाएगा। और अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया है कि इसके अनुसार, मतलब अनुच्छेद 20 के 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 के 2 में कहा गया। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा। कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख वर्णित है। न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण यानी कि अलग का उल्लेख वर्णित है दोस्तों। तो देखिए हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 है, ठीक है। और न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण ये अनुच्छेद 50 में वर्णन किया गया है। तो इसी के बीच में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्या है? ये संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गलत कथन को क्या करना है दोस्तों? चुनना है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी में कि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई कि मंत्रिमंडल की सदस्यता जो है निम्न सदन तक ही सीमित है। मंत्रिमंडल का सदस्य जो है निम्न सदन हो या फिर उच्च सदन हो, ठीक है, दोनों में से किसी का भी बन सकता है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, किसी भी सदन का अगर वो सदस्य नहीं है तब भी क्या हो सकता है? ये सांसद जो है भारत के सांसद बन सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 6 महीना के भीतर जो है संसद की सदन की सदस्यता उसको लेना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भारतीय संसद के सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है मेरे भाई? तो सरकार से स्वतंत्र है, सरकार से क्या है? स्वतंत्र है। ये कथन क्या है दोस्तों? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सुमेलित करना है। देखिए कह रहा है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें तो ये वित्तीय समिति है। क्या है दोस्तों? लोक लेखा समिति जो है ये वित्तीय समिति है। विभागीय समिति की अगर हम बात करें मेरे भाई तो स्टैंडिंग समिति को क्या कहा जाता है? विभागीय समिति कहा जाता है। याचिका समिति की बात करें तो कार्यकारी समिति हो गया, ठीक है। स्टॉक मार्केट संयुक्त समिति की अगर बात करें तो ये तदर्थ समिति हो गया। तो यहाँ से आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि 1, 4, 2 और 3, ठीक है। तो 1, 4, 2, 3 कौन सा ऑप्शन है? तो 1, 4, 2, 3 आपको 4 नंबर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? तो देखिए यहाँ से भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ध्यान से बस सुनिएगा। देखिए टोटल वर्तमान में अगर मूल संविधान की बात करें मेरे भाई तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषा था। कितना था? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में टोटल बढ़ करके कितने भाषा हो गए? 22 भाषा, ठीक है। तो टोटल कितने भाषा जुड़ गए? तो 8 भाषाओं को क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया है ना। तो वर्तमान में 22 भाषा। अब 8 भाषा कब कब जुड़े हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत मेरे दोस्त 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है, 1967 में क्या किया गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। तो इस बात को ध्यान रखना है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है। फिर 21वां के बाद संशोधन हुआ 71वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ? 1992 में हुआ 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। और इसके तहत मेरे दोस्त की 3 भाषाओं को जोड़ा किया गया। कौन? KMN शॉर्ट में याद रखना है। कोंकणी, मणिपुरी और एन से याद रखना नेपाली।
ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, अब बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन के तहत कुछ भाषाओं को जोड़ा गया। कुछ क्या कि 4 भाषाओं को 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है और इसमें जो है 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। और इसको याद रखना है ऐसे बदमाश से, बदमाश, एम के बाद ए नहीं लिखना है, सीधे बदमाश लिखना है। अब बदमाश में ये बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों 21वां संविधान संशोधन हुआ और 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। ठीक है, 1967 में 21वां संविधान के तहत सिंधी जोड़ा गया। ठीक है, फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है। अब 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किसको किसको जोड़ा गया है मेरे भाई, तो ये जोड़ा गया है आपको BDMS यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो देखिए भाषा संबंधित इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए मेरे दोस्त क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों के राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों को अनुशंसा करता है। तो केंद्र और राज्यों के राजस्व बंटवारे के लिए कौन करता है, तो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन जो है दोस्तों अनुच्छेद 280 में देखने को मिलता है। ठीक है, और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है इसका गठन किया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए अब कह रहा है कि भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं। कह रहा है भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं। जैसे देखिए सबसे छोटा जो है दोस्तों वो होता है काल। ठीक है, काल से जब ऊपर जाइएगा तो फिर क्या होता है, युग होता है। काल के बाद क्या होता है, युग। युग के बाद अगर आप आइएगा तो क्या होगा, कल्प होता है। कल्प के बाद क्या होता है, तो कल्प के बाद महाकल्प होता है। क्या होता है, महाकल्प। और महाकल्प के बाद अगर आप देखिएगा तो इयोन होता है, इयोन होता है। तो सबसे बड़ा पूछा है ना, तो आपसे क्या बोला, सबसे बड़े खंड। तो सबसे बड़ा खंड क्या हुआ, इयोन हुआ। काल हुआ, काल के बाद युग, युग के बाद कल्प, कल्प के बाद महाकल्प, महाकल्प के बाद क्या होता है, इयोन। तो यानी कि सबसे ऊपर में कौन है, इयोन है। तो याद रखना है इयोन होता है सबसे बड़ा खंड कहते हैं। फिर उससे छोटा क्या आएगा, तो महाकल्प, उससे छोटा। यानी अरेंज करने के लिए भी अगर आपको देगा तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। चलिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से नहीं बने हुए हैं। कौन सा ग्रह है दोस्तों, तो जितने भी दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे कि चट्टानों के द्वारा निर्मित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये सभी के सभी को पार्थिव ग्रह है। यानी जैसे देखिए बुध की अगर हम बात करें, बुध हो, शुक्र की अगर हम बात करते हैं, या पृथ्वी की अगर हम बात करें, या फिर मंगल की बात करें, तो ये 4 ग्रह जो है दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। और ये सभी जो है सभी एक तरह से देखा जाए तो सूर्य के निकट जो क्षुद्र पट्टी जो होता है, ठीक है, उसके बीच में ये ग्रह स्थित होते हैं। इसीलिए इसको हम भीतरी ग्रह इसकी भी संज्ञा दिया जाता है। और अगर हम बात करें तो ये जो ग्रह है दोस्तों कहीं ना कहीं चट्टान से निर्मित होते हैं। ये सभी के सभी जो है दोस्तों किससे, तो चट्टान से निर्मित होते हैं। तो यानी कि सीधा सा मतलब ये हुआ कहने का मेरा कि पार्थिव ग्रह जो है या फिर आंतरिक ग्रह जो ये 4 ग्रह हैं ये सभी के सभी चट्टान से निर्मित होते हैं। तो अब देखिए इन सभी के अलावे कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो आप देखेंगे कि शनि ग्रह इसमें एक्स्ट्रा एक दिया गया है। तो शनि ग्रह की अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो शनि ग्रह जो है चट्टान से निर्मित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से देखिए हो सकता है बाद में आपको अगर ये चीज़ हम आपको नहीं बताते, सिर्फ आप क्वेश्चन आंसर करते तो आपको कैसे पता लगता हो, कल होकर के इसमें से कुछ ऑप्शन चेंज कर देता, आपसे पूछता, तब भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता। अब है कि इतना जानने के बाद अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है डिस्कशन का। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 का मेरे दोस्त, कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो घनत्व वाला देश है दोस्तों वो कौन है, सिंगापुर है। ठीक है, कौन है, सिंगापुर। यहाँ से देखिए यहाँ ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कहेगा तो ध्यान में तो होगा ही चीन होता है। ठीक है, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कहेगा तो चीन होगा। ठीक है, कहेगा सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के हिसाब से तो याद रखना है मालदीव। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। तो बादलों की दिशा या फिर गति मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है मेरे भाई, तो नेफ्रोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है यहाँ पे, नेफोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, नेफोस्कोप कहा जाता है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला ये यंत्र है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे विस्कोमीटर, तो विस्कोमीटर से द्रवों की सयंता ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है, द्रवों की सयंता। यहाँ पे साइटोट्रोन है एक,
साइटोट्रॉन जो होता है इसमें कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के काम में इसको किया जाता है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करना होगा तो क्या, साइटोट्रॉन है। फिर अगर हम बात करें बिस्कोमीटर का कब किया जाएगा, तो बिस्कोमीटर का उपयोग द्रवों की सयांता में किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो फिलहाल जो आंसर होगा इसका, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले को क्या कहते हैं, नेफोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है अर्थात क्या है, गलत ढूंढना है ना। तो गलत कथन अगर हम इसमें से देखेंगे तो कह रहा है यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है। तो ये तो बिल्कुल क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल क्या है, सही है। कह रहा है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है, ये भी सही है। शुष्कतम मरुस्थल क्या है, आटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, अब कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, ये भी क्या है, सही है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है, तो इनमें से कोई नहीं गलत है, सब सही है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, कौन सा दर्रा है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में नहीं है दोस्तों। तो आप देखिए, अघील दर्रा की अगर हम बात करें, अघील हो गया, ठीक है, अघील हो या फिर जोजिला दर्रा हो, दो चीज़ को ध्यान रखना, अघील हो गया और एक जोजिला, यही दोनों बार बार पूछा जाता है। और ये दोनों के दोनों दोस्तों कहाँ का है, तो ये दोनों के दोनों जो है लद्दाख का दर्रा है। ठीक है, बाकी सभी जो बनिहाल है, पीर पंजाल, काराकोरम, ये सभी जम्मू कश्मीर के दर्रा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अघील दर्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है दोस्तों, तो चिनाब नदी है। चिनाब जो है सिंधु नदी की सबसे, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि इसका जो उद्गम होता है दोस्तों कहाँ से होता है, तो चंद्र और भागा नामक दो नदी है, इसे ये बारालाचाला दर्रे जो है, तो बारालाचाला दर्रा जो है ना, तो दर्रा के एक साइड से चंद्र और एक तरफ से भागा, दोनों नदियों से इसका जो है मिलता है, और ये जगह के है एक नदी मिलाता है क्या, चिनाब। ठीक है, तो चंद्र और भागा नदियों से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। और सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है सिंधु की, तो ये चिनाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। तो ये तो बिल्कुल सही है मेरे भाई, कोई कहीं गलत नहीं है। कह रहा है NH-44 में जवाहर सुरंग स्थित है, तो ये भी क्या है, सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का लगभग 2% है, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, सभी आपका क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई है। तो नीरी की स्थापना कब हुआ है, तो 1958 में इसका क्या हुआ है दोस्तों, स्थापना हुआ है। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ है। कहाँ हुआ है, तो नागपुर में हुआ है, इस बात को भी ध्यान रखना है। वन्य जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ देखने को मिलती है। तो वन्य जीव अभयारण्यों की जो सर्वाधिक संख्या है मेरे भाई, वो अंडमान निकोबार में। कहाँ, अंडमान निकोबार में। और राज्यों में अगर कहेगा तो राज्य में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ठीक है, 556 जो है दोस्तों, 556 वन्य जीव अभयारण्य कहाँ हैं, अंडमान निकोबार में अभी तक 2023 तक देखने को यहाँ पे मिला है। और महाराष्ट्र की बात करें, राज्य में पूछेगा महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में टोटल 48 वन्य जीव अभयारण्य देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। कोई भी व्यक्ति अगर जीवित है तो उसमें सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन है दोस्तों, तो मैग्नीज है। क्या है, मैग्नीज है। मैग्नीज को हम Mn से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, और सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कहेगा तब तो कैल्शियम होगा। सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कौन है, क्या है, कैल्शियम है। और सबसे कम मात्रा में क्या है, तो मैग्नीज है। ठीक है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसके द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसके द्वारा, तो डी ब्रॉगली के द्वारा किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का खोज। ठीक है, जॉन डाल्टन के लिए एक याद रखना, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जो जनक है वो जॉन डाल्टन ही साहब ही हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक कौन है, जॉन डाल्टन। अब देखिए कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पे क्या प्रभाव पड़ती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है दोस्तों, विद्युत ऋणात्मकता की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, घटता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, घटती है। यहाँ पे ध्यान रखना है, घटती है। वही अगर हम बात करें विद्युत धनात्मकता की, तो विद्युत धनात्मकता बढ़ेगा। परमाणु के आकार की अगर बात करें या परमाणु त्रिज्या की बात करें तो वो भी बढ़ेगा। ठीक है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, देखिए जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो दो चीज़ घटेगा, एक तो विद्युत ऋणात्मकता घटेगा और दूसरा आयनन ऊर्जा जो होता है दोस्तों, आयनन ऊर्जा ये क्या होता है, घटता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या, विद्युत धनात्मकता, ये सभी के सभी क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
मेढक की अगर हम बात करें, एक सेकेंड छूट गया, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होना चाहिए। तो निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होना चाहिए, 10⁻³ से लेकर के 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो लिमोनाइट जो है दोस्तों लोहा का अयस्क है। किसका है, लोहा का अयस्क है। लोहा का प्रमुख अयस्क में अगर हम बात करें तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सीरेडाइट है, आयरन पायराइट है, कैल्कोपायराइट है, ये सभी के सभी लोहा का क्या है दोस्तों, अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रोमन विट्रॉल भी कहा जाता है। तो रोमन विट्रॉल की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो रोमन विट्रॉल जो है हरा कसीस को कहा जाता है। और हरा कसीस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है FeSO4। क्या होता है, FeSO4 इंटू 7H2O होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हरा कसीस कहते हैं, और इसी को रोमन विट्रॉल भी कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि, तो यहाँ से हरा कसीस हो गया, ठीक है। अब एक आता है कि जिंक सल्फेट ZnSO4 अगर हम बात करें, ZnSO4 इंटू 7H2O की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं वाइट विट्रॉल, उजलात होता है हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और ग्रीन विट्रॉल कहेगा तो आपको पता ही हो गया, हरा कसीस इसको कहते हैं FeSO4, और क्या ब्लू विट्रॉल कहेगा तो यहाँ पे CuSO4 इंटू 5H2O होता है। इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसे नोबल तेल भी कहा जाता है। तो नोबल तेल किसे कहा जाता है मेरे दोस्त, तो ये ट्राई नाइट्रो नोबल तेल किसे कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। और इसको हम शॉर्ट में दोस्तों TNG कहते हैं। क्या कहते हैं, TNG कहते हैं। ठीक है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को क्या कहते हैं, नोबल तेल। वही अगर हम बात करें दोस्तों कि इसका काम आता है कब, तो डायनामाइट बनाने में काम आता है। TNG का काम कब आता है, तो डायनामाइट बनाने में काम आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये पूछ रहा है। तो सबसे प्रबल उपचायक की अगर हम बात करेगा दोस्तों तो ये क्लोरीन हो जाए, सॉरी फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक किसे, तो हर्टविग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। तो यही आपका कथन क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रिका जो है क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक, तो यातायात प्रबंधक जो है दोस्तों गोल्जी इकाई को कहते हैं। क्या कहते हैं, गोल्जी इकाई को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं। जीन के कार्य की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों, तो जीन के कार्य की इकाई को हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है। अकार्बनिक यौगिकों तथा कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है, 19:81। ठीक है, इतना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो ये जस्ता की कमी, तो सॉरी तांबा की कमी से, किसके, तांबा की कमी से। और जस्ता की कमी से भी बहुत सारे रोग होते हैं। अगर हम बात करें जैसे आम या बैगन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे लिटिल लीफ नामक रोग हो जाता है। धान में खैरा रोग जो होता है, ये दोनों जो है जस्ता की कमी से, आम में बैगन में लिटिल लीफ, धान में खैरा, ये जस्ता की कमी से होता है। ठीक है, नींबू में लिटिल लीफ यहाँ पूछा है तो ये तांबा की कमी से होता है। ठीक है, डाई बैग अगर रोग पूछता है, नींबू में डाई बैग रोग, तब भी ये तांबा की कमी से होता है। ठीक है, फूलगोभी में ब्राउनिंग बोरन की कमी से, लीची में पत्ती जलना, ये जो है पोटेशियम की कमी से होता है। तो ये सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो किस संघ के सभी जंतु जो है दोस्तों खारे जल में पाए जाते हैं, तो संघ पोरीफेरा में, किसे, संघ पोरीफेरा में पाए जाते हैं, जो खारे जल से पाए जाते हैं। अब कह रहा है कि एम्फीबिया वर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक कह रहा है कि मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं। तो मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी हैं मेरे भाई, तो एम्फीबिया वर्ग के क्या है,
ये एम्फीबिया वर्ग के प्राणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल फूल का उत्पादन किया जा सकता है। तो किसका छिड़काव से बृहत आकार के फल फूल का उत्पादन किया जा सकता है मेरे दोस्त, तो ये जिब्रेलिन के छिड़काव से, किसके, जिब्रेलिन के छिड़काव से जो है बड़ा आकार के फल फूल का उत्पादन किया जा सकता है। ये जो है जिब्रेलिन कहाँ से निकाले जाते हैं, तो कवक से निकाला जाता है, और ठीक है, और ये जो है हार्मोन बौने पौधों को लंबा करने का काम करता है। ये बीज में जो प्रसुप्ति होता है उसको भंग करता है और अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है ये जिब्रेलिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन सही है मेरे दोस्त, तो ये जो है आपका देखिए कह रहा है, पहला में बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश क्या है, आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश क्या है, आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। ठीक है, ये भी बातें बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने के बाद तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण के बाद। तो ये सारा का सारा कथन क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको सही देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दाब प्रेशर जो है एक अदिश राशि है, सही है। कह रहा है कार्य का विमीय सूत्र mLT2 माइनस होता है, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है दोस्तों। कह रहा है कि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, परंतु अरे शून्य काहे नहीं हो सकता है, शून्य भी होगा। विस्थापन जो है दोस्तों पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो दोनों तीनों होता है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। कह रहा है समतल कोण का एसआई मात्रक जो है स्टेरेडियन होता है। तो समतल कोण की जो मात्रक होती है मेरे दोस्त वो स्टेरेडियन क्या होता है, नहीं होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, क्या होता है, रेडियन होता है। और स्टेरेडियन जो होता है घन कोण का मान होता है। ठीक है, घन कोण का मान क्या होता है, स्टेरेडियन, और समतल कोण का मान क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, दाब वाला होगा। और ये यानी 1 और 2 सिर्फ सही है, केवल 1 और 2 क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य होता है। तो घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्या होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसका कक्षीय वेग जो है दोस्तों 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ये क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन जो है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, सत्य है। ठीक है, कह रहा है एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, उसकी खोज एल्सेंड्रो वोल्टा ने किया है। ठीक है, एल्सेंड्रो वोल्टा ने किया है। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो एल्सेंड्रो वोल्टा जो दिया गया है दोस्तों ये गलत है। इनके द्वारा खोज नहीं किया गया है बल्कि आंद्रे मेरी एम्पियर के द्वारा, किसके, आंद्रे मेरी एम्पियर के द्वारा किया गया है। तो 1 नंबर तो आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये सही है। कह रहा है जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत प्रवाह होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। तो विपरीत होगा तो प्रतिकर्षण लेगा, और दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। तो ये दोनों के दोनों कथन क्या है दोस्तों, दूसरा तीसरा सही है और पहला गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बस अब 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, है ना, छोड़ के लास्ट में हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि यही एक एक दिन आपको देखिएगा तो आपका पूरा जो है सिलेबस का क्या हो जाएगा, रिवीजन होगा, और साथ ही साथ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है दोस्तों, मैग्नीफिकेशन बराबर 1 + d अपॉन क्या है, f होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। इंटरफेरोमीटर की अगर हम बात करें तो समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन है, समतल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरफेरोमीटर का क्या हो जाएगा, तो 1 का S हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है पोटेंशियोमीटर, विद्युत विभवांतर, क्या हो जाएगा, पोटेंशियोमीटर का विद्युत विभवांतर। कैलोरीमीटर की अगर हम बात करें तो विशिष्ट ऊष्मा, कैलोरीमीटर का विशिष्ट ऊष्मा हो गया। रूलर की बात करें तो क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से SQPR क्या होगा, SQP और R,
इसी प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, एस क्यू पी आर किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है ना। एस क्यू क्या हो जाएगा, एक सेकंड कुछ गलती हो गया क्या। इंटरफेरोमीटर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, समतल ध्रुवीकृत में ना, तो ये एस हो गया। पोटेंशियोमीटर की अगर हम बात करें तो विद्युत विभवांतर, तो ये क्यू हो गया, ठीक है। कैलोरीमीटर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 3 का क्या हो जाएगा, विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगा ना, हाँ, तो ये आर हो जाएगा और ये फिर पी हो जाएगा, तो एस क्यू आर पी, ठीक है ठीक है, एस क्यू आर पी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंग के प्रकाश की ओर आकर्षित रहता है और दूसरों को परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन। क्या होगा, परावर्तन। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि जो भी हम वस्तु को जो कलर देखते हैं वही कलर सिर्फ रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि वही कलर वापस हमारे आंखों तक आता है, जिसके कारण हम ये कह पाते हैं कि ये जो दिख रहा है वे ब्लू है, ग्रीन है ना। बाकी जितने भी कलर होते हैं वो सभी के सभी उसको क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो यही होता है, और आकाश में जाने के बाद काला दिखाई देता है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ के जितने भी रंग थे वो सभी के सभी क्या हो गए, अवशोषित हो गए, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। और कुछ सफ़ेद हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सारे के सारे रंग क्या होते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण सभी जो है रंग जब परिवर्तित हो जाएंगे तो हमें सफ़ेद दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम लोगों 95 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ से मात्र 5 क्वेश्चन जो है दोस्तों, 5 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सभी के सभी घर पे जा कर के प्रैक्टिस करने का होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आज का सेट नंबर 1 था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा होगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और भी इसमें कुछ चाहते हैं कि किस तरीके से करवाया जाए तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम भी आपके लिए दोस्तों अच्छा से अच्छा प्रयास करते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।